हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। और आज की क्लास में हम लोग जंतुओं में होने वाले श्वसन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पढ़ ही देता हूँ। जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन की क्रिया किस तरह से होती है इसके बारे में देखने वाले हैं। यानी कि श्वसन गैसों का आदान प्रदान जंतुओं में किस प्रकार होता है, इसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, यानी कि जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं, जैसे आप यहाँ अमीबा देख रहे हैं और पैरामीशियम देख रहे हैं, ये आपका निम्न श्रेणी का जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है। तो इनमें श्वसन क्रिया के लिए विशेष अंग नहीं पाया जाता, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही कोशिका का बना है ना। तो इनके ऊपर ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, इन कोशिका झिल्ली के द्वारा ही ये श्वसन गैस को अंदर लेते हैं विसरण क्रिया से और फिर बाहर छोड़ते हैं, है ना। यानी कि श्वसन गैसों का आदान प्रदान एक कोशिकीय जंतुओं में विसरण क्रिया द्वारा इनके कोशिका झिल्ली से होता है, चाहे वह पैरामीशियम हो चाहे वो अमीबा हो। कोई भी एक कोशिकीय जीव होगा वो विसरण क्रिया द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑक्सीजन इधर से ले रहा है विसरण क्रिया के द्वारा, ये अपने कोशिका झिल्ली से, ठीक है, और फिर यहाँ पर विसरण क्रिया के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। यानी कि श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है सरल एक कोशिकीय जंतुओं में। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग बात करें निम्न श्रेणी के ही बहुकोशिकीय जंतु, जैसे हाइड्रा देख रहे हैं डायग्राम में, तो ये हाइड्रा में भी इनके शरीर की सतह के द्वारा ही विसरण क्रिया से ये श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो यानी कि निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जंतु हो या फिर बहुकोशिकीय जंतु हो, इनमें विसरण क्रिया के द्वारा ही श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो अगर आपका जंतु एक कोशिकीय है, निम्न श्रेणी का है और एक कोशिकीय है, तो वो अपने शरीर की सतह के द्वारा ही, या कह सकते हैं कोशिका झिल्ली के द्वारा ही श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है विसरण क्रिया से। और निम्न श्रेणी के जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, ये अपने शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से ये श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हम लोग उच्च श्रेणी के जंतुओं की बात करें, जैसे कोई पक्षी हो गया, है ना, हाथी घोड़ा कुत्ता ये सब हो गए, है ना, मछलियां हो गई, मनुष्य हो गया, तो इनमें श्वसन गैसों के आदान प्रदान की लिए अलग अलग अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करना पड़ेगा, तभी न ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनेगी भोजन के पाचन के फलस्वरूप। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, निम्न श्रेणी के जंतुओं के बारे में, फिर हम लोग आगे उच्च श्रेणी के जंतुओं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में श्वसन गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। और निम्न श्रेणी के जो बहुकोशिकीय जंतु होंगे, तो लिख सकते हैं निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतुओं, जैसे ये आप हाइड्रा देख रहे हैं, जंतुओं में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, श्वसन गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन जो उच्च श्रेणी के जंतु होंगे
जैसे कोई मनुष्य हो गया, उच्च श्रेणी के जो बहुकोशिकीय जंतु हो जाएंगे, जैसे मनुष्य हो गया, आपकी पक्षियां हो गई, मछलियां हो गई, इन सब में विसरण क्रिया के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और इसलिए इनमें विशेष अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग श्वसन अंग कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन क्रिया के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, विशेष अंग पाए जाते हैं जिन्हें श्वसन अंग कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं जी? पहला है श्वास नली जिसे ट्रैकिया बोलते हैं, श्वास नली जिसे हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, दूसरा जो है आपका गिल्स है, गिल्स। ठीक है, दूसरा आपका गिल्स है, ये मछलियों में पाया जाता है, जलीय जीव जो होते हैं, गिल्स। और तीसरा जो है फेफड़ा है, फेफड़े, लंग्स जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी श्वसन अंग पाए जाते हैं उच्च श्रेणी के जंतु। और किसमें श्वास नली पाया जाता है, श्वास नली की आकृति कैसे होती है, क्या होता है इसमें, गिल्स के बारे में, फेफड़े के बारे में, अब एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग श्वास नली से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं श्वास नली के बारे में। श्वास नली, तो जो श्वास नली है यह आपका एक श्वसन अंग है और यह श्वसन अंग कीड़ों में पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है। जैसे आप ये जो टिड्डा देख रहे हैं, आप तिलचट्टा देखते हैं, ये सब इन सबों में श्वास नली पाया जाता है। ठीक है, श्वास नली क्या होती है, ट्रैकिया क्या होता है, एक अत्यंत शाखित हवा भरी नलिका होती है ये। ठीक है, शरीर के भीतर यहाँ पे लंबी रहती है। ठीक है, ठीक है, और एक इसके बात करें तो ये एक ओर से सीधे अंदर ऊतकों से जुड़ी होती है और दूसरी ओर शरीर से बाहर श्वास रंध्र द्वारा खुलती है। ठीक है, और इनमें जो होता है ये जो इसके अंदर क्या कह सकते हैं, श्वसन गैसों का जो आदान प्रदान होता है इसी नलिका के द्वारा होता है। ठीक है, इनमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त रुधिर के माध्यम से नहीं होता। जैसे हम लोग के अंदर रक्त के द्वारा, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन को लेकर जाता है, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर वापस आता है और फिर फेफड़े में छोड़ देता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें रक्त रुधिर के माध्यम से यहाँ पर इनके अंदर श्वसन गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नामक रंजक नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका रक्त लाल आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि श्वास नली जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं ना, उस द्वारा श्वसन कीटों में होता है। ठीक है, लिख सकते हैं श्वास नली नाम से ही पता चला कि नली होगी। शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित, यानी कि पतली कह सकते हैं, शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा
दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्रों नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। ठीक है, समझ में आ गया श्वास नली क्या होता है। चलिए, तो ऐसे ही आप तिलचट्टा में भी देखेंगे, जितने भी टिड्डा होता है, कीट होते हैं ना इस तरह के, ये सभी में ये श्वास नली ही पाया जाता है। ठीक है, इनमें इन श्वास नलियों के द्वारा अपनी श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और मानव के तरह इसमें यहाँ रक्त परिवहन के द्वारा श्वसन गैस रुधिर परिवहन के माध्यम से ये नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए इनके अंदर हीमोग्लोबिन नामक इनके रक्त में वर्णक नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो रंजक क्या करता है, रक्त उसके कारण लाल होता है और वह क्या काम करता है, तो वह ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है। और ऑक्सीजन को बांधकर कैसे ले जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे इसी चैप्टर में। जब फेफड़े के बारे में देखेंगे ना, तो वहां देखेंगे कि किस तरह से हीमोग्लोबिन अपना कार्य करता है रक्त में क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध लेता है और फिर उसको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। फिर ऑक्सीजन को वापस लेकर आकर, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस लेकर आकर फेफड़े में छोड़ देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का भी काम करता है रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब चलेंगे उस चैप्टर में। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।